नमस्कार। आज साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये क्लासेस आपको समझ में आ रहे होंगे। हम ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें वन लाइन के क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दी गई है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हुए हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर और इसको हम D से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस की क्षमता दी गई है 2 डायोप्टर और इसकी फोकस दूरी पूछी गई है, F का मान हमसे पूछा गया। फॉर्मूला हम जानते हैं P बराबर होता है 1/F जब ये मीटर में होता है और ये फोकस दूरी हमसे सेंटीमीटर में पूछी गई है तो P बराबर फॉर्मूला होता है 100/F। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। P का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 डायोप्टर बराबर 100/F। F का मान हम निकालेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। P का मान हमें दिया गया 2 डायोप्टर। अब हम F का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, देखिए एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? यहाँ पर हमसे आवेश की मात्रा पूछी गई है। Q का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक चालक में 10 एम्पियर की धारा का मान हमें दिया हुआ है कितना? 10 एम्पियर। धारा को हम I से डिनोट करते हैं। इसका मान हमें दिया हुआ है 10 एम्पियर और दिया है समय कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। टाइम कितना दिया गया है 2 सेकंड। फॉर्मूला हम जानते हैं, हमें आवेश निकालना है। Q बराबर IT हमारा फॉर्मूला होता है। Q बराबर I इंटू T। IT हमारा फॉर्मूला होता है। Q का मान हमें फाइंड आउट करना है। I का मान दिया हुआ है I का मान दिया हुआ है 10। यहाँ पर I का मान दिया है 10। I का मान 10 दिया और T का मान दिया हुआ है 2। तो Q का मान हम कितना निकालेंगे 20 कूलाम। Q का आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 20 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है पीएच मान 8.5 वाला विलयन है। पीएच मान जिसका कोई विलयन है, इसका पीएच वैल्यू दिया गया है 8.5। पूछा जा रहा है ये विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होती है तो क्षारीय होता है और 7 होता है तो उदासीन होता है। तो ये 7 से अधिक है 8.5, तो हमारा विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। वो तत्व क्या है? अधातु है, धातु है, उपधातु है या निष्क्रिय गैस है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अधातु है। 7 इलेक्ट्रॉनों वाला, जो लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला था तो अधातु होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? दिया है ऑप्शन नंबर ए में CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है? चूना पत्थर का। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किसका फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और CaNO3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा जा सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें एकल बॉन्ड होता है। एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन और एल्काइन आएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर देखिए C2H2, CH4, C2H6 या C3H8। अगर C2H2 को हम देखें तो एल्काइन के फॉर्मूला में एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर इसमें हम वैल्यू रखते हैं C2H2 इंटू 2 -2, C2H4 -2, तो हमारा मान आ जाएगा C2H2। तो हम जानते हैं ये हो गया
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये एल्काइन का जो फॉर्मूला है इसको पूरा कर रहा है। एल्केन में होता है CnH2n+2, एल्कीन में होता है CnH2n, एल्काइन में होता है CnH2n-2। ये जो है एल्केन का है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है एंटीमनी है। एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? Sb। एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो एंटीमनी क्या होता है? अधातु होता है, उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। एंटीमनी क्या होता है? उपधातु। एंटीमनी का सिंबल Sb होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ हेरिडिटी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ H.J. मूलर, ऑप्शन बी में दिया है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वॉटसन। तो हम जानते हैं चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत हम कहते हैं चार्ल्स डार्विन को। ग्रेगर जॉन मेंडल राइट आंसर होगा। फादर ऑफ हेरिडिटी ग्रेगर जॉन मेंडल, और यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। दो डीएनए तंतु आपस में किससे जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है पेप्टाइड बंध द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है सहसंयोजी बंध द्वारा, ऑप्शन बी में सी में दिया है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो जो दो डीएनए के तंतु होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पर पूछा है जो मादा जनन तंत्र है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अंडाशय है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गर्भाशय है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिंब वाहिनी, इसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो अंडाशय यानी ओवरी जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय यूट्रस भी है, लेकिन शुक्रवाहिका ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, और डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में दिया वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दर्पण के ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर डी दिया है दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। तो हम जानते हैं यहाँ देखिए किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना होगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो बड़ा बनेगा। ये होता है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये लाइन हमारे मुख्य अक्ष होते हैं, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव P होता है, यहाँ मुख्य फोकस F होता है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वस्तु को हमें कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं वस्तु रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? हमने पढ़ा डायोप्टर होता है और उसे हम कह सकते हैं प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। सूर्य श्वेताभ प्रतीत कब होता है? सूर्योदय के काफी समय पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, सूर्यास्त के काफी समय बाद। तो सूर्य श्वेताभ कब प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, दोपहर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है? विद्युत चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस बात पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है चालक की लंबाई पर, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है चालक के पदार्थ का घनत्व, तो इस पर भी निर्भर करता है। चालक का अनुप्रस्थ काट निर्भर करता है, लेकिन चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। चालक का आकार कैसा है इस पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर करता है, पदार्थ की घनत्व पर करता है, अनुप्रस्थ काट पर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 15 है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अणु में कैसा आबंध पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया आयनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध और दूसरा दिया है आबंध।
एक सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध या त्रिसहसंयोजी आबंध। तो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, और क्लोरीन को हम डिनोट करते हैं सी ऐसे, इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। अब हम जानते हैं इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है धामन सोडा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फिटकरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विरंजक चूर्ण। तो हम जानते हैं जो जल को जीवाणु रहित बनाएंगे धामन सोडा से, तो धामन सोडा से नहीं बना सकते। धामन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये होता है धामन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और बेकिंग सोडा से भी जीवाणु रहित नहीं बना सकते, इसका फॉर्मूला आता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फिटकरी है, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है K2SO4 फिटकरी से भी उसको जीवाणु रहित जल को नहीं बना सकते। K2SO4 Al2SO4.24H2O, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, होल थ्राइस। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये फॉर्मूला होता है फिटकरी का। विरंजक चूर्ण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, पादप में जाइलम का कार्य होता है। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का वहन, भोजन का वहन, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम एक जटिल ऊतक का पार्ट होता है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के पार्ट होते हैं। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फ्लोएम का काम क्या होता है? भोज्य पदार्थों का कौन करता है? भोजन का वहन करता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक के किसी समय 4 मीटर की है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर दिखेगा? देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इसमें हमें दिया हुआ है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, आर का मान हमें दिया हुआ है 2 मीटर, और हम जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं, आ जाएगा 1 मीटर। अब यहाँ पर दिया उत्तल दर्पण लगा है, और जो वाहन होते हैं उसके साइड मिरर में उत्तल दर्पण ही लगा होता है। पीछे बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की होगी। दूरी कितना दिया? वस्तु की दूरी दिया हुआ है 4 मीटर, और यहाँ पर वस्तु की दूरी माइनस में होगी, उत्तल दर्पण है, तो 4 मीटर दिया हुआ है वस्तु की दूरी। उसका प्रतिबिंब हमसे v की वैल्यू पूछी जा रही है। अब हम v का मान कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला जानते हैं दर्पण के लिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है लेंस के दर्पण के लिए फॉर्मूला। f का मान हमें पता है 1 दिया हुआ है, 1/v का मान हमें निकालना है, प्लस 1/u का मान हमें दिया हुआ है -4 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 हो गया, ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 बराबर 1/v। अब हम v का मान यहाँ से निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, इसको करेंगे तो 4 + 1 यानी 5/4। ऑप्शन यहाँ देखिए क्या होगा जाएगा, 5/4 बराबर 1/v, और v का मान हम निकालेंगे, v बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v बराबर 0.8 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में कितनी दूरी पर दिखेगा? तो 0.8 मीटर दूरी पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे कि जिप्सम बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है?
SO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। इसके साथ जब हम जल की अभिक्रिया कराते हैं, H2O का अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है CaSO4 डॉट 2H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम क्या पढ़ेंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम को क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दो है तो डाइहाइड्रेट। किसके साथ अभिक्रिया हमने कराया, जल के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। अभिक्रिया दिया गया है, इसको हमें पूरा करना है। और पहला दिया है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, ये हाइड्रोजन है, जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, तो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl बनेगा। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो HCl बनेगा। मैग्नीशियम का किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। तो परावर्तन के नियम अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण हो, सभी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ का उच्च प्रतिरोध का पदार्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चालक। चालक तो उच्च प्रतिरोध नहीं होता है, अर्धचालक भी नहीं, अतिचालक नहीं, विद्युत रोधी, ये अत्यधिक प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। यानी कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। कौन सा दोष होगा, ऑप्शन दिया है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से सभी। देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो दोष होता है हमें दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं। यहाँ पर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का चीजें दिखाई देती हैं और दूर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण है, जिंक की अभिक्रिया करा रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी हमें बताना है। तो यहाँ हमें बनेगा जिंक SO4 बनेगा, जिंक SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह, ये देखिए OH अल्कोहल, जिसके अल्कोहल का है, COOH कार्बोक्सिल कर्म का है, C डबल बॉन्ड O ये कीटोन का है, CHO एल्डिहाइड का है। तो प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है, C डबल बॉन्ड O। ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ देखिए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। कॉपर टी को मादा जनन तंत्र के किस भाग में स्थापित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी दिया अंडवाहिनियों में, ऑप्शन नंबर सी दिया गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर डी दिया है वेजाइना में। तो कॉपर टी को कहाँ स्थापित करते हैं, गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आंखों में हमारे प्रवेश करती है प्रकाश, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है सिलियरी मांसपेशी, नेत्र लेंस, पुतली या फिर कॉर्निया। तो हम जानते हैं कॉर्निया से होकर के आंखों में प्रकाश जाता है, वो किससे जाता है, कॉर्निया से। पुतली नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आंखों में जो प्रकाश है उसको नियंत्रित कौन करता है, पुतली। जब अधिक प्रकाश होता है तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती है, पुतली जो होती है हमारी आंखों को सिकोड़ लेती है, और जब कम प्रकाश होता है तो पुतली आंखों को फैला देती है, जिससे हमें अधिक प्रकाश आंखों में जाए और वस्तु हमें दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। P बराबर I R, P बराबर I स्क्वायर 2R
ऑप्शन नंबर सी दिया है P बराबर V स्क्वायर टू R, ऑप्शन नंबर डी दिया है P बराबर I स्क्वायर R। तो हम जानते हैं P बराबर I स्क्वायर R, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए में दिया आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, या साधारण कैमरों में। साधारण कैमरों में लगा होता है उत्तल लेंस। इसमें क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। और कार के पीछे इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, कार के पीछे की चीजों को देखने के लिए उत्तल दर्पण। और यहाँ पर आवर्धक लेंस में भी उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये हमारा आज 30 क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासेस समझ में आए होंगे। इसी टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये क्लासेस के थ्रू आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।